नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुनेत्रा पवार ने ली महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ, बनी राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम। दिवंगत एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह इस पद पर पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला बन गई हैं। यह पद पहले अजीत पवार के पास था, जिनका बुधवार को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। सुनेत्रा पवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शपथ दिलाई। समारोह के दौरान भावुक माहौल देखने को मिला। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अजीत दादा अमर रहें के नारे लगाए और अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। सुनेत्रा पवार की शपथ से अनजान शरद पवार बोले, सुनेत्रा पवार की डिप्टी सीएम बनने की जानकारी नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की कोई जानकारी नहीं है। 31 जनवरी 2026 को बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने कहा कि यह फैसला सुनेत्रा पवार की पार्टी ने लिया होगा और उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से मिली है। उन्होंने साफ किया कि पवार परिवार का कोई भी सदस्य शपथ समारोह में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई चर्चा हुई, ना ही कोई निमंत्रण मिला। वहीं अब शरद पवार के इस बयान से एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि अजीत पवार की मौत से पहले विलय की चर्चा चल रही थी, जिसकी पुष्टि शरद पवार ने भी की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों गुट एक हों और जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे जैसे नेताओं ने बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख 12 फरवरी 2026 तय थी, लेकिन अजीत की मौत से रुक गई। शरद पवार ने कहा कि अब भी उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालांकि हालिया घटनाक्रम से दोनों गुटों का विलय फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। सुनेत्रा पवार की डिप्टी सीएम बनने की चर्चा पर प्रियंका चतुर्वेदी का समर्थन। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, मैं इसका स्वागत करती हूं। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सुनेत्रा पवार ये जिम्मेदारी संभालेंगी तो महाराष्ट्र में पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। मैं इसका स्वागत करती हूं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि उन्होंने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में अपने सहयोगी के तौर पर देखा है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र के लिए अजीत पवार का जो विजन था, जो उनकी सोच थी और जो प्रतिबद्धता थी, उसमें सुनेत्रा पवार अपनी इस नई जिम्मेदारी में भागीदारी निभाएंगी और महाराष्ट्र को प्रगति और उन्नति की तरफ लेकर जाएंगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 लागू, जबरन शादी और लिव इन पर 7 साल तक जेल की सजा। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब राज्य सरकार को धर्मांतरण विरोधी कानून के मामलों में अदालत से लगातार झटके मिल रहे हैं। संशोधित यूसीसी में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बल प्रयोग से विवाह या लिव इन कराने पर अब अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। बिना तलाक के दूसरा विवाह या लिव इन या एक साथ कई लिव इन और धोखे से तलाक लेने पर भी कड़ी सजा तय की गई है। नाबालिग के साथ लिव इन पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि 1 साल पहले लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड की समीक्षा के बाद ये बदलाव किए गए हैं ताकि कानून को ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सके। वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून के मामलों में अदालतों द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने से सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। अमित शाह का टीएमसी पर तीखा हमला, बोले केंद्र से भेजा गया पैसा टीएमसी के सिंडिकेट में चला गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और केंद्र सरकार ने राज्य को करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी है। उन्होंने बताया कि बंगाल में 12 नई ट्रेनें भी शुरू की गयी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र से भेजा गया पैसा टीएमसी के सिंडिकेट में चला गया और गाँव व गरीबों तक नहीं पहुँचा। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या उनके गांव में विकास दिखाई देता है। शाह ने वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र का हर रुपया सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी पर चुनावी हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के हाथों भाजपा के 7 कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और कई लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा गया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द संभव, पीयूष गोयल बोले डेडलाइन नहीं संतुष्टि जरूरी।
भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील अब पूरा होने की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई बड़े अड़चन वाले मुद्दे नहीं बचे। भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के 3 दिन बाद हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भारत किसी तय डेडलाइन के दबाव में डील नहीं करता और जब दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे तब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका की बातचीत पिछले साल से चल रही है और अगस्त में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भी पर्दे के पीछे वार्ता जारी रही। अमेरिकी कांग्रेस में आरएसएस का लॉबिंग अभियान खत्म, दस्तावेजों से हुआ खुलासा। 3.3 लाख डॉलर भुगतान का मामले को लेकर जांच की मांग तेज। रिपोर्ट सामने आने के बाद दिसंबर में लॉबिंग रजिस्ट्रेशन में संशोधन कर इसे समाप्त दिखा दिया गया। इस मामले पर विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि स्क्वायर पैटर्न बोगस ने फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के तहत पंजीकरण नहीं कराया, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक यह जरूरी था। आरएसएस ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था। रिपोर्ट के बाद विपक्षी नेताओं ने जांच की मांग की है। दस्तावेजों से साफ है कि फिलहाल आरएसएस अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म के साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन भुगतान और कानूनी पारदर्शिता को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं। गौतम अडानी ने यूएस कोर्ट का नोटिस किया स्वीकार। SEC केस आगे बढ़ेगा, अडानी देंगे कानूनी जवाब। अमेरिका में निवेशकों को गुमराह करने के केस में अब गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने कानूनी नोटिस स्वीकार करने पर सहमति दे दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आरोप मान लिए हैं, बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे केस आगे बढ़ सके। यह समझौता कोर्ट की मंजूरी पर निर्भर है। अगर अदालत इसे मंजूर करती है तो अडानी पक्ष को 90 दिनों के भीतर या तो केस खारिज करने की मांग करनी होगी या अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद SEC को जवाब देने के लिए 60 दिन और फिर अडानी पक्ष को 45 दिन मिलेंगे। बता दें कि SEC ने यह केस नवंबर 2024 में दायर किया था। साथ ही न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों ने एक अलग आपराधिक मामले में 26.5 करोड़ डॉलर की कथित रिश्वत योजना का भी आरोप लगाया है, जो भारत में सोलर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा बताया गया। हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है। फिर SEC कानूनी नोटिस अडानी को पहुंचा ही नहीं पाया। चर्चा चली कि सरकार की ओर से बात आगे नहीं बढ़ाई जा रही। फिर अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि अब ईमेल से भेजेंगे। उसके बाद ही अडानी झुके और अमेरिकी अदालत में पेश हुए और अब ये ताज़ा घटनाक्रम अब सबकी नजरें इस केस पर टिकी हुई हैं। अडानी ने अपने बचाव के लिए अमेरिका के जाने माने वकील रॉबर्ट ज़ियोफ्रा जूनियर को नियुक्त किया है, जो ट्रंप के भी वकील हैं। पटना नीट छात्रा मौत केस में CBI जांच को मिली मंजूरी। राज्यपाल की हरी झंडी, CBI करेगी जांच। पटना में एक नीट छात्रा की मौत के मामले में अब CBI जांच का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस मामले की CBI जांच के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद बिहार सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही केंद्र सरकार से इस केस में CBI जांच कराने की सिफारिश की थी। यह जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने बताया कि छात्रा के माता पिता की मांग पर CBI जांच की सिफारिश की गई। उन्होंने कहा कि अभी तक SIT और CID की मदद से जांच चल रही थी और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। अब इस मामले की जांच CBI के हाथ में जाएगी, जिससे सच्चाई सामने आने की उम्मीद बढ़ी है। एप्स्टीन केस में अमेरिका ने जारी की लाखों फाइलें। नई रिपोर्ट में ट्रंप और बिल गेट्स का जिक्र, दोनों ने नकारा। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी बड़ी मात्रा में नई फाइलें सार्वजनिक की हैं। शुक्रवार को लगभग 30 लाख पन्ने, 1,80,000 तस्वीरें और करीब 2,000 वीडियो जारी किए गए। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में दस्तावेज जारी किए गए थे। नई फाइलों में एप्स्टीन के जेल में बिताए समय, उसकी गतिविधियों और उसकी सहयोगी गिलेन मैक्सवेल की जांच से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। मैक्सवेल को पहले ही नाबालिग लड़कियों की तस्करी में मदद करने का दोषी ठहराया जा चुका है। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन और कई हाई प्रोफाइल लोगों के बीच ईमेल बातचीत भी बताई जा रही है। दस्तावेजों में ट्रंप का नाम भी कई बार आया है। इसी तरह नई फाइलों में बिल गेट्स के बारे में भी आरोपों का जिक्र है, जिन्हें उनके प्रवक्ता ने पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है। यह दस्तावेज जारी होने के बाद अमेरिका में एक बार फिर एप्स्टीन केस और उससे जुड़ी प्रभावशाली लोगों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।